गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम के मैथमेटिक्स पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का अगला भाग। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम आज का थॉट्स ऑफ द डे सुनते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसी थॉट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणज और गुणनखंड। आखिर गुणज, जिसको इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, तो क्या होता है? किसी भी संख्या के गुणज उसके गुणकों के रूप में होंगे, अर्थात किसी भी संख्या के गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे। जैसे 5 का अगर गुणज लिखना है, यानी 5 का जो मल्टीपल हो वो क्या क्या होता है, तो 5 का जो मल्टीपल होगा वह हमारा 5 होगा, फिर 5 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। तो ये सभी 5 के गुणज है। अगर हमें 8 का गुणज लिखना है तो 8 का गुणज 8 होगा, 16 होगा, उसके बाद 24 होगा। यानी 8 का जो टेबल में आता है वही उसके गुणज मल्टीपल कहलाते हैं। अब हम गुणज तो जान गए हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं गुणनखंड, जिसे अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। फैक्टर क्या होता है? किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंड या फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड को परस्पर गुणा करने पर वह मूल संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है, तो उसे हम गुणनखंड कहते हैं। तो हम जैसे 3 का गुणनखंड लिखते हैं, तो 3 का गुणनखंड हम क्या लिखेंगे? 1 गुना 3। 4 का जब गुणनखंड लिखेंगे तो वह 1 गुना 4 होता है, और 2 गुना 2 भी होता है। तो ये 4 का गुणनखंड हुआ। तो अभी तक हमने क्या सीखा? गुणज, मल्टीपल, जो कि उसके टेबल में, किसी भी संख्या के टेबल में जो संख्या आता है उसे हम गुणज कहते हैं। और फैक्टर जो होता है, फैक्टर का मतलब कि वो किस किस के टेबल से डिवाइड होता है, तो उसे हम फैक्टर कहते हैं। तो हम गुणनखंड को एक बार फिर से समझते हैं। किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंड कहते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड को परस्पर गुणा करने पर वह मूल संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है, तो उसे हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे 3 का गुणनखंड 1 गुना 3 होता है। 4 का जो गुणनखंड क्या होता है? 1 गुना 4, और इसे हम 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं। आगे 5 का जो गुणनखंड होता है वह 1 गुना 5 होता है। 10 का जो गुणनखंड होता है वह 2 गुना 5 और 1 गुना 10 होता है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। तो 10 का जो कुल गुणनखंड हो जाएगा वह कितना होगा? 10 का कुल गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 5, 10। उसी तरह 25 का जो कुल गुणनखंड हो जाएगा वो कितना होगा? 1, 5,
25। यानी गुणनखंड से हम क्या समझें कि वो जो संख्या है वो किस किस के टेबल में आता है, तो हम उसे गुणनखंड कहते हैं। अब हम गुणज को एक बार देखते हैं। किसी भी संख्या के गुणज उसके गुणकों के रूप में, अर्थात किसी भी संख्या के जो गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे, उसको हम गुणज कहते हैं। गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, यानी उसके जो टेबल में आते हैं। जैसे 5 का गुणज क्या होता है? 5, 10, 15, 20, जो इसके टेबल में आते हैं आसानी से। उसी तरह 8 का जो गुणज होता है वो क्या होता है? 8 के टेबल में जितने सारे आते हैं सब उसके गुणज होते हैं। 16, 8, 24, 32 सभी इसके गुणज कहलाते हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में गुणज और गुणनखंड के बारे में समझा डिटेल से। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम गुणनखंड और भाजक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें याद रखना है, तो क्या है? किसी दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का भाजक अवश्य होगा। यानी किसी दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का भाजक अवश्य होगा। और दूसरा क्या याद रखना है? प्रत्येक भाजक उस संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी संख्या में हम कई संख्याओं से भाग दे सकते हैं। जैसे 1588 में हम क्या करेंगे? 1, 2, 3 इस तरह से अनंत n तक की संख्या में भाग दे सकते हैं, परंतु 3 1588 का गुणनखंड नहीं है। इन संख्याओं से भाग दे सकते हैं परंतु ये इनका गुणनखंड नहीं होता है। अब हम देखते हैं डिवीजर, भाजक यानी जब हम दो संख्याओं को भाग देते हैं तब क्या होता है? यहाँ पर जो होता है जिससे भाग देते हैं वहाँ पर भाजक होता है, और बीच में जो होता है वह भाज्य कहलाता है, डिविडेंड। और जो भागफल होता है उसे हम कोसेंट कहते हैं। और जो शेष बचता है नीचे उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। यानी कि जब हमें भाज्य निकालना होता है तब हम क्या करते हैं? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल करने पर हमें भाज्य की जो होता है भाज्य वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हम क्या सीखें कि भाज्य अगर हमें निकालना होगा या हमें कभी भाज्य तैयार रहेगा, भागफल निकालना पड़ेगा, तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। यह चैप्टर आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके जो क्वेश्चन बनेंगे तब आपको थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखना है। टिपिकल होते हैं इसके क्वेश्चन बड़े ही मज़ेदार होते हैं। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वो अच्छे लगेंगे आपको। अब हम क्या देखेंगे? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक एवं उनकी संख्या ज्ञात करना। हम अभाज्य गुणनखंड पहले सीखे। अभाज्य गुणनखंड मतलब किसी भी संख्या का अगर हमें गुणनखंड करना है तो अभाज्य सिर्फ गुणनखंड करना होता है। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करना है तो 3 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह क्या होगा? 1, 3। 4 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 1, 4 और 2, 2। उसी तरह अगर 10 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो हमें 1, 2, 5, ये क्या है?
इनके गुणनखंड है। लेकिन अगर सिर्फ अभाज्य संख्या लिखना है तो हम क्या प्राप्त करें, 2 और 5, जो कि इनके अभाज्य गुणनखंड है। एक प्रश्न से समझते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 72 लेते हैं, तो 72 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो इस तरह से निकलता है। क्या निकलता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2। तो इसमें जो गुणनखंड की संख्या हो जाएगी वो क्या होगा, तो हमें इस पर ध्यान देना है। जो पावर होते हैं, तो गुणनखंड की संख्या क्या होती है, जो पावर होते हैं उनका सम, यानी पावर हमारा यहाँ क्या है, 3 और 2। तो जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी वह 3 + 2, यानी कुल जो गुणनखंड की संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, 5। अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसमें 12 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 12 को हम 12 गुना 100 लिख सकते हैं। उसके बाद 12 को हम 3 गुना 4 लिख सकते हैं, और 100 को हम 2 का पावर 2 यानी 4 गुना 25 लिख सकते हैं। तो 4 को हम 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ अभाज्य संख्या के रूप में इनका गुणनखंड लिखना है, इसीलिए हम लिखते हैं। तो अब क्या देखते हैं कि 3 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 4 के बदले 2 का पावर 2 पुनः लिखते हैं, क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है तो हमें अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो हम 2 का पावर 2 लिखते हैं, और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसीलिए हम इसे 5 का पावर 2 लिखते हैं। अब क्या करना, हम पहले ही पढ़े हैं कि जितने भी पावर होते हैं उनका सम जो होता है वह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। तो हमारा यहाँ जो पावर में है वो क्या है, 3 का पावर 1 यानी 1, 3 का पावर 1 है, यानी कि इंटू 2 का पावर 4 है, इंटू 5 का पावर 2 है। तो हमारे यहाँ पावर कितना आया, 1 + 4 + 2, यानी कि कुल मिला के जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी वह 7 होगी। अब हम एक अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें क्या है, 52 का पावर 10 गुना 26 का पावर 5 गुना 51 का पावर 20। 51 का पावर 20 है। तब हम इसमें क्या करते हैं, अब इनका फैक्टर जब करेंगे तो सिर्फ अभाज्य गुणनखंड लेना है। तो हम इसे 13 चौक 52 लिख सकते हैं। उसके बाद 26 को 13 गुना 2 लिख सकते हैं, और 51 को 17 गुना 3 लिख सकते हैं, जो कि अभाज्य गुणनखंड के टर्म में लिखना है। तो यहाँ जो 4 है एक भाज्य है संख्या है, तो हम इसे 4 को अभाज्य के रूप में लिखते हैं, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और बाकी ये सभी तो अभाज्य के संख्या के रूप में ही है। अब हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर का गुना करते हैं। तो इस तरह से हमें क्या, 13 का पावर 10, उसके बाद 2 का पावर 20 आ जाता है, और 13 का पावर 5 और 2 का पावर 5 गुना 17 का पावर 20, 3 का पावर 20। तो कुल मिला के हमें 13 का पावर यहाँ कितना मिलता है, 13 का पावर 10, इसमें यहाँ पर 10, और 13 का पावर यहाँ 5, यानी 13 का पावर हमें कुल मिला के 15 मिलता है, और 2 का पावर 20 और 2 का पावर 5, तो कुल मिला के 2 का पावर हमें 25 मिलता है।
उसके बाद 3 का पावर 20, तो 3 का पावर 20 है, और 17 का पावर 20, 17 का पावर 20। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सभी अभाज्य संख्या है और उनका घात आ चुका है। तब हम इसमें क्या करते हैं, सभी पावर को सम करते हैं। तो 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 20, तो कुल जो होता है वो कितना होता है, 80। यानी जो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 80। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, 80 का पावर 10, 80 का पावर 10, सॉरी 80 का पावर 10। तो हम क्या करेंगे, 80 को हम 16 गुना 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। अब 16 को हमें भाज्य संख्या के रूप में लिखना है, तो हम 2 का पावर 4, क्योंकि 2 एक अभाज्य है, तो इस तरह से हम पूरे को अभाज्य के टर्म में लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, पूरे का पावर क्या हो जाएगा, 10, यानी 2 का पावर कुल मिला के 40 गुना 5 का पावर 10। तो अब हम क्या करेंगे, पावर को सम करेंगे। 40 प्लस 10 यानी कि 50, जो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। अभी तक हमने क्या देखा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखा। अब हम क्या सीखेंगे, टोटल फैक्टर यानी टोटल गुणनखंड, टोटल फैक्टर ज्ञात करना सीखेंगे। टोटल फैक्टर, कुल कितने गुणनखंड है, तो इसमें क्या, इनका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि सभी जो संख्या दिया हुआ है उसको हम अभाज्य गुणनखंड के टर्म में लिखते हैं, और जो पावर होता है उसमें एक जोड़ के गुना कर देते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 100 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अर्थात टोटल फैक्टर कितना होगा। तो 100 को हम क्या लिखते हैं, 4 गुना 25 लिख सकते हैं। तो 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ 2 का पावर 2 और गुना 5 का पावर 2 आया। तब हम क्या करना है, इसमें जो पावर है उनमें एक ऐड करना है, यानी 2 का पावर 2 है तो 2 उसमें एक ऐड करेंगे, उसको गुना करेंगे। 5 का पावर 2 है उसमें भी एक ऐड करेंगे। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त, 3 गुना 3 यानी कि 9 कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो चुकी है। तो एक पढ़े कुल गुणनखंडों की संख्या, और इससे पहले जो पढ़े थे वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखे थे। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 120 के कुल गुणनखंडों की टोटल फैक्टर ऑफ 120। तो 120 को जब हम फैक्टर करते हैं तो प्राइम टर्म में लिखते हैं, तो 2 का पावर 2 यानी 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। ये हमारा फैक्टर हम लिखते हैं 120 का। अब क्या करना है, जो पावर है यानी 3 का पावर उसमें 1 ऐड करना है, इसको गुना करना है। 1 में फिर ऐड करना है, इसको गुना करना है, फिर 1 में ऐड करना है। अब इन तीनों को गुना करना है, तो 4 गुना 2 गुना 2, तो हमें 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कुल भाजकों की संख्या है, यानी टोटल फैक्टर ऑफ 120 इज इक्वल टू कितना होता है, 16।
तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखा। अब हम क्या सीखेंगे आगे? सम तथा विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। तो सम तथा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने वाले सवाल लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यहाँ हम जो ट्रिक बता रहे हैं इससे आप बहुत तेजी से ऐसे प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। और ये प्रश्न जो है वह गणित के नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चैप्टर में ही आते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि संख्या पद्धति जो चैप्टर होता है वह बहुत वास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर का अंत ही नहीं है, बहुत वास्ट चैप्टर होता है। तो हम विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सीखते हैं। तो सबसे पहले विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या करना है? तत्पश्चात 2 की घात को छोड़कर शेष घातों में 1 जोड़कर गुना करना पड़ता है, तब हमें विषम यानी कि ऑड फैक्टर पता चलता है। जब हम इसमें जो सम है यानी 2 की जो फैक्टर होता है उसको छोड़कर बाकी के घातों में 1 जोड़कर गुना करने पर हमें ऑड फैक्टर का प्राप्त होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो 100 का जब हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो हम इसे 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 लिखते हैं। अब क्या करना है? हम पहले ही पढ़े कि जो 2 का घात है उसका पावर को कुछ नहीं करना, एज इट इज क्या करना है? एज इट इज उसको छोड़ देना है, क्योंकि सिर्फ हमें इसमें विषम संख्या को लेना है। तो क्या करते हैं? इसको छोड़ देना है। तो पावर हमारा क्या है? 2, 5 का पावर 2। अब इसमें 1 जोड़ देना है, तो कुल मिला के हमें क्या प्राप्त होता है? 3, जो टोटल ऑड फैक्टर है। टोटल ऑड फैक्टर है वो कितना है? 3। टोटल ऑड फैक्टर 3 है 100 का। अब और एक प्रश्न लेते हैं। 700 का ऑड फैक्टर टोटल कितना है? तो 700 को जब हम ऑड फैक्टर के टर्म में लिखते हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे? 7 का जब गुणनखंड करते हैं तो 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, यानी ये हमारा 100 हो गया, और 7 का पावर 1 यानी 700 हो गया। तो हमें इसमें क्या करना है? इसको तो बिल्कुल ही छोड़ देना है। तो हम क्या करते हैं? 5 का जो पावर है 2 उसमें 1 ऐड करना है। उसके बाद जो 7 का पावर है 1 उसमें फिर से 1 ऐड करना है। अब क्या करना है? दोनों को गुना करना है। तो 3 गुना 2, तो ये 700 का जो विषम गुणनखंडों की संख्या है वह 6 होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी बेहतरीन तरीके से नंबर सिस्टम को समझ सकें। तब अगला क्वेश्चन लेते हैं। 21 का पावर 10 गुना 24 का पावर 20 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 7 का पावर 3 गुना 7 का पावर यानी कुल का पावर 10, और 8 गुना 3 का पावर 20। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? 3 का जो है 3, यहाँ पर जो हमारा जो सम संख्या है उसको क्या करेंगे? सिर्फ सम संख्या को छोड़ देना है और विषम संख्या को लेना। तो इसमें क्या देखते हैं? 3 का पावर 10 गुना 7 का पावर 10, इसको तो छोड़ देना है क्योंकि 8 हमारा एक सम संख्या है। अब 3 का पावर 20,
तो कुल मिला के 3 का जो पावर आता है वो हमारे पास 30 आता है और 7 का पावर जो आता है वह 10 आता है। अब क्या करना है, 30 में एक ऐड कर देना है, यानी 31 गुना 10 में एक ऐड कर देना है तो 11, यानी कि 31 गुना 11 करने पर हमें 341 प्राप्त होता है, जो कि इस संख्या का कुल ऑड फैक्टर की संख्या होगी कितनी, 341। अभी हमने सीखा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब हम सीखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, आधे घंटे के करीब चलेगा। तो इसमें हम विषम गुणनखंड में क्या कि पहले हम संख्या को घातांकीय रूप में लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो 2 होता है उसके पावर को यानी 2 को बिल्कुल छोड़ देते हैं, एज इट इज उसको छोड़ देते हैं, उसमें नहीं लेते हैं, और बाकी के पावरों में एक ऐड करके उनका गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होते हैं हमें विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होती है। अब हम सम गुणनखंड में क्या करना है, इसमें भी संख्या को क्या करना है, पुनः घातांकीय रूप में लिख लेते हैं और उसके बाद 2 की घात को एज इट इज सेम टू सेम लेते हुए शेष घातों में एक जोड़कर सभी का गुना करते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, 100 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, 100 को हम 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, इसे हम घातांकीय रूप में लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, 2 का पावर को एज इट इज लिखना है। तो 2 का पावर हमारे पास कितना है, 2, इसको एज इट इज, उसके बाद बाकी जो बचे हुए हैं उनका पावर में एक ऐड कर देना है। तो 2 का 5 का पावर 2 है, उसमें एक ऐड कर दिए, तो अब 2 गुना 3 जो होगा वह 6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सम गुणनखंडों की इवन फैक्टर, जिसको हम कहते हैं इवन, टोटल इवन फैक्टर जो होगा वह इस संख्या का कितना होगा, वह 6 होगा। ये तो शॉर्टकट मेथड है। अगर हम लॉन्ग कट मेथड से बनाएंगे तो हम सारे गुणनखंडों को लिखेंगे, उसके बाद उसमें निकाल सम और विषम को छांटना होता है, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो हम शॉर्टकट, चूँकि हम एग्जाम्स प्रिपरेशन कंपटीशन की कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, शॉर्टकट मेथड को अपनाना है। अब एक अगला प्रश्न लेते हैं, 120 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम 120 का जो घातांकीय रूप में लिखते हैं, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, यानी 8 गुना 3 24, 24 बचे 120, ये घातांकीय रूप में हो चुका है। अब क्या करना है, 2 का पावर जो है, हम पहले पढ़े हैं कि 2 का पावर को एज इट इज लेना है, यानी 2 का पावर 3 है तो हम इसे 3 एज इट इज लेते हैं, उसके बाद इसको गुना करते हैं बाकी के पावरों से। तो 1 है तो इसमें 1 प्लस करते हैं, उसके बाद 5 का पावर 1 है तो उसमें भी 1 प्लस करते हैं। अब इनका जो गुणनफल होगा 3 गुना 2 गुना 2, यानी कि 12, जो टोटल इवन फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12। और एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न लेते हैं आज का इवन फैक्टर निकालने का। तो इस संख्या का हमें इवन फैक्टर निकालना है। तो 25 को हम 5 गुना 5 का पावर इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद 12 को हम 2 गुना 2, यानी 4 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से हमें क्या प्राप्त होता है, 5 का पावर 4 गुना 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो 2 का जो पावर है उसको हम एज इट इज लेते हैं। तो 2 का पावर क्या है, 4, बाकी 5 का पावर 4 है उसमें
एक ऐड करते हैं, और 3 का पावर 2 है उसमें भी एक ऐड करते हैं। इस तरह से हम क्या देखते हैं, 4 गुना 5 गुना 3, यानी कि 4 पचे 20, 20 तिया 60, जो कि इस संख्या का इवन फैक्टर की संख्या होगी। दोस्तों, अभी तक हमने इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखा, और क्या सीखा, टोटल फैक्टर निकालना सीखा। उसके बाद क्या सीखे, टोटल ऑड फैक्टर निकालने सीखे, और टोटल इवन फैक्टर निकालने सीखे। इसके अलावा हम इसमें क्या सीखें, फैक्टर और मल्टीपल को समझें। इस तरह से ये जो सेशन हुआ, इसमें हम इतने चीज़ों को कवर किए। तब हम संख्या पद्धति, इसलिए हम शुरुआत में ही कह चुके थे कि संख्या पद्धति का जो चैप्टर होता है बड़ा भास्ट होता है। इसमें क्वेश्चन जो होते हैं बड़े टिपिकल होते हैं, और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई चैप्टर छोटा होता है तो उसमें क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, बट इसका कहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कहना थोड़ा दुविधापूर्ण होता है। इसीलिए आज का सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।